साइकोलॉजी ऑफ मनी चैप्टर 5 धनवान बनना बनाम धनवान बने रहना। अच्छे निवेश का मतलब आवश्यक रूप से अच्छे निर्णय लेना नहीं है। आवश्यक यह है कि आप नियमित रूप से गड़बड़ न करें। धनवान बनने के लाखों तरीके हैं और यह कैसे करना है इस पर अनेकों किताबें भी उपलब्ध है, लेकिन धनवान बने रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, थोड़ी मितव्ययिता और असुरक्षा का मिश्रण। और यह एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते। आइए दो निवेशकों की एक छोटी सी कहानी के साथ शुरुआत करते हैं। उनमें से दोनों ही एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन लगभग एक शताब्दी पहले उन दोनों के रास्ते आपस में दिलचस्प रूप से टकराए। जेसी लिवरमोर अपने समय के महानतम स्टॉक ट्रेडर थे। उनका जन्म 1877 में हुआ और जब लोग जानते भी नहीं थे कि ट्रेडिंग क्या है, वे एक पेशेवर ट्रेडर बन गए। 30 वर्ष की उम्र में उनकी संपत्ति मुद्रास्फीति समायोजित होने के बाद $100 मिलियन थी। 1929 में जेसी लिवरमोर विश्व के सबसे जाने माने निवेशकों में से एक थे। उस वर्ष स्टॉक मार्केट में आई गिरावट जिसने महामंदी की शुरुआत की, उसने इतिहास में लिवरमोर की विरासत को भी दृढ़ कर दिया। अक्टूबर 1929 के एक सप्ताह में स्टॉक मार्केट के 1/3 से अधिक मूल्य का सफाया हो गया, जिसके दिनों को बाद में काला सोमवार, काला मंगलवार और काला गुरुवार का नाम दिया गया। लिवरमोर की पत्नी डोरोथी काफ़ी डरी हुई थी जब उनके पति 29 अक्टूबर की शाम को घर पहुंचे। वॉल स्ट्रीट के सट्टेबाजों के आत्महत्या करने की खबर पूरे न्यूयॉर्क में फैल रही थी। उन्होंने अपने बच्चे के साथ रोते हुए जेसी का दरवाजे पर स्वागत किया और उनकी मां इतनी व्याकुल थी कि वे दूसरे कमरे में बंद होकर रो रही थी। जीवन लेखन टॉमी रूबिथॉन के अनुसार जेसी कुछ पलों तक हक्के बक्के होकर वहीं खड़े रहे, यह समझने से पहले कि आखिर क्या हो रहा था। फिर उन्होंने अपने परिवार को यह खबर सुनाई, भाग्य की दरकार और मौलिक सूझ से वे स्टॉक मार्केट में गिरावट पर दांव लगा रहे थे। आपका मतलब हम बर्बाद नहीं हुए? थोरोपी ने पूछा। नहीं प्रिय, आज मेरा ट्रेडिंग में सबसे अच्छा दिन था। हम शानदार ढंग से अमीर हो गए हैं और जो भी चाहे वह कर सकते हैं, जेसी ने कहा। डोरोथी दौड़कर अपनी मां के पास गई और उन्हें चुप होने को कहा। एक ही दिन में जेसी लिवरमोर ने $3 बिलियन से भी अधिक के बराबर की कमाई की थी। स्टॉक मार्केट के इतिहास के सबसे खराब महीनों में वे विश्व के सबसे धनवान लोगों में से एक बन गए। जब लिवरमोर का परिवार इस अद्भुत सफलता का जश्न मना रहा था, एक दूसरी व्यक्ति निराशा में वॉल स्ट्रीट की गलियों में भटक रहा था। अब्राहम जॉर्मोन्सी एक करोड़पति रियल एस्टेट निर्माता थे। उन्होंने 1920 के तूफानी दशक में काफ़ी समृद्धि प्राप्त की। जैसे कि अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी, उन्होंने वही किया जो वस्तुतः हर दूसरे सफल न्यूयॉर्क निवासी ने किया। वॉल स्टॉक मार्केट की बढ़ती कीमत पर जमकर दांव लगाया। 26 अक्टूबर 1929 को द न्यूयॉर्क टाइम ने एक लेख प्रकाशित किया जिसने 2 पैराग्राफ में एक दुखद अंत दर्शाया। बर्नार्ड एच स्लेंडर 225 ब्रॉडवे के वकील से एक माउंट वर्तन की श्रीमती अब्राहम जॉर्मोन्सी ने अपने पति को ढूंढने में मदद मांगी, जो गुरुवार से लापता है। 50 वर्षीय जॉर्मोन्सी, जो रियल एस्टेट ऑपरेटर है, सैलेंडर के अनुसार उन्होंने स्टॉक में पर जमकर निवेश किया। सैलेंडर ने कहा कि श्रीमती जॉर्मोन्सी ने उन्हें बताया कि एक मित्र ने उनके पति को गुरुवार को देर रात वॉल स्ट्रीट में स्टॉक एक्सचेंज के पास देखा था। उनके सूचना देने वाले के अनुसार उनके पति एक टिकट टेप को फाड़कर
उसके छोटे छोटे टुकड़े को फुटपाथ पर बिखरते हुए ब्रॉडवॉक की ओर जा रहे थे। और वह जैसा कि हम जानते हैं अब्राहम जॉर्मनसी का अंत था। यहाँ हम एक अंतर देख सकते हैं। अक्टूबर 1929 को गिरावट ने जेसी लिवरमोर को विश्व के सबसे धनवान लोगों में से एक बना दिया। वही इसने अब्राहम जॉर्मनसी को बर्बाद कर दिया और शायद उनकी जान भी ले ली। लेकिन अगर 4 साल आगे बढ़े तो इनकी कहानी फिर एक दूसरे से टकराती है। आपने 1929 के व्यवसाय के बाद लिवरमोर ने अधिक आत्मविश्वास से और बड़े से बड़े निवेश किया और उनके सर से ऊपर चला गया और वे बढ़ते कर्ज में डूब गए और सफल स्टॉक मार्केट में सब कुछ गंवा बैठे। दिवालिया और शर्मिंदा होकर वे 1933 में 2 दिनों के लिए गायब हो गए। उनकी पत्नी उन्हें ढूंढने निकली। जेसी एल लिवरमोर 1100 पार्क एवेन्यू में रहने वाले स्टॉक मार्केट ऑपरेटर लापता और उन्हें कल दोपहर 3 बजे से नहीं देखा गया। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने 1933 में लिखा। वे वापस लौटे लेकिन उनका रास्ता तय हो चुका था। लिवरमोर ने अंत में अपनी जान ले ली। समय अलग अलग था लेकिन जॉर्मनसी और लिवरमोर ने एक समानता थी। वे दोनों धनवान बने बहुत अच्छे थे और धनवान बने रहने में उतनी ही खराब। अगर आप सोचते हैं कि धनवान शब्द आप पर भी लागू नहीं होता, इस अवलोकन से मिली सीख सब पर लागू होती है और यह आय के हर स्तर पर। संपत्ति प्राप्त करना एक बात है और इसे बनाए रखना दूसरी बात। अगर मुझे संपत्ति संबंधी सफलता का सार एक शब्द में देना हो तो मैं इसे उत्तरजीविता कहूँगा। जैसा कि आप अध्ययन 6 में देखेंगे, 40% ऐसी कंपनियां जो इतनी सफल थी कि सार्वजनिक ट्रेडिंग कंपनी बनने को तैयार थी, समय जाते जाते अपना सारा मूल्य गंवा बैठी। फॉर्ब की सबसे धनी 400 अमेरिकियों की सूची का प्रति दर्शक औसतन लगभग 20% का आवर्तन है, जिसके कारणों में मृत्यु या किसी अन्य परिवार के सदस्य को राशि हस्तांतरण करना नहीं है। पूंजीवाद कठिन है, लेकिन ऐसा होने का कारण कुछ हद तक यह भी है कि धन प्राप्त करना और धनवान बनाए रखना 2 अलग अलग कौशल्य है। धन प्राप्त करने के लिए जोखिम उठाना, आशावादी होना और साहस से आगे बढ़ना आवश्यक है, लेकिन धन बनाए रखने के लिए जोखिम उठाने का विपरीत आवश्यक है। इसके लिए विनम्रता और इस डर की आवश्यकता है कि जो आपको मिला है वह उतनी ही जल्दी आपसे छीन भी सकता है। इसके लिए मितव्ययिता और यह मानने की आवश्यकता है कि आपने जो भी कमाया है उसमें कुछ भाग्य के कारण भी है। इसलिए अतीत में मिली सफलता को अविश्वसनीय काल तक दोहराने पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। एक बार चार्ली रोज ने सिक्वाया कैपिटल के अरबपति प्रमुख माइकल मोरिज से पूछा कि सिक्वाया को इतनी सफलता कैसे मिली। मोरिल्स ने कहा, दीर्घायु यह चिन्हांकित करते हुए कि कुछ वीसी कंपनियां 5 या 10 साल तक सफल होती है, लेकिन सिक्वाया 4 दशक तक समृद्ध होती रही है। रोज ने पूछा, ऐसा क्यों था? मोरिज, मुझे लगता है कि हमें व्यावसायिक से बाहर होने का डर हमेशा से रहा है। रोज, सच में? तो क्या यह डर है? सिर्फ असुरक्षित व्यक्ति ही टिके रहते हैं। मोरिज, यह काफ़ी हद तक सच है। हम मानते हैं कि आने वाला कल बीते कल जैसा नहीं होगा। हम अपनी ख्याति पर निर्भय होकर नहीं रह सकते। हम लापरवाह नहीं हो सकते। हम यह नहीं मान सकते कि
अतीत की सफलता भविष्य की समृद्धि में परिवर्तित होती है। यहाँ पर भी उत्तरजीविका। न तो विकास, न बुद्धि और न ही अंतर्दृष्टि, लंबे समय तक जमे रहने की योग्यता, बिना मिटे और बिना हार मानने पर मजबूर होने के, यही सबसे अधिक मायने रखता है। यह आपकी कार्यनीति की आधारशिला होनी चाहिए। फिर बात चाहे निवेश की हो या आपके करियर या व्यवसाय की। उत्तरजीविता मानसिकता संपत्ति के मामले में इतनी आवश्यक क्यों है? इसके दो कारण हैं। पहला प्रत्यक्ष है। कुछ लाभ इतने बड़े होते हैं कि उनके लिए मिट जाना भी योग्य है। दूसरा, जैसा कि हमने अध्ययन 4 में देखा, कंपाउंडिंग का प्रति अंत प्रज्ञात्मक गणित है। कंपाउंडिंग तभी काम करती है यदि आप किसी संपत्ति को वर्षों तक विकसित होने के लिए छोड़ दें। यह बिल्कुल ब्लूत के वृक्षों को उगाने जैसा है। 1 साल के विकास में कुछ खास उन्नति नहीं दिखती। 10 साल का विकास अर्थपूर्ण अंतर दिखा सकता है और 50 साल का समय कुछ पूर्णतः असाधारण रच सकता है। लेकिन उस असाधारण विकास को प्राप्त करने और बने रहने के लिए उन सभी अप्रत्याशित उतार चढ़ाव से गुजरकर बचे रहना आवश्यक है, जिन्हें हर व्यक्ति अनिवार्य रूप से कभी न कभी अनुभव करता ही है। हम यह समझने में कई साल लगा सकते हैं कि वॉरेन बफेट ने निवेश प्रतिफल कैसे कमाए। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ कंपनियों, सबसे सस्ते स्टॉक और सर्वश्रेष्ठ प्रबंधकों को कैसे ढूंढा। यह कठिन है। इससे कम कठिन और अधिक महत्वपूर्ण यह जानने की है कि उन्होंने क्या नहीं किया। वे ऋण के नीचे नहीं दबे थे। उन्होंने अपने जीवनकाल की उन 14 मंदियों के दौरान घबराकर स्टॉक नहीं बेचे। उन्होंने अपनी व्यावसायिक प्रतिष्ठा को दूषित नहीं किया। उन्होंने खुद को किसी एक कार्यनीति, किसी एक वैश्विक नजरिया गुजरते प्रचल से नहीं जोड़ा। वे दूसरों के धन पर कभी अचिंतित नहीं हुए। सार्वजनिक कंपनियों के द्वारा निवेश करने के कारण निवेश अपनी राशि नहीं निकाल सकते थे। उन्होंने खुद को अक्रियाशील नहीं होने दिया और न ही हार मानी या सेवानिवृत्त हुए। वे टिके रहे। उत्तरजीविता ने उन्हें दीर्घायु प्रदान की और दीर्घायु 18 वर्ष से 89 वर्ष की आयु तक लगातार निवेश ने कंपाउंडिंग द्वारा अद्भुत परिणाम दिए। उनकी सफलता का वर्णन करते हुए यह एक पहलू सबसे अधिक मायने रखता है। आपको यह दिखाने के लिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको रिक्त गुरीय की कहानी सुननी होगी। अपने संभवतः वॉरेन बफेट और चार्ली मुंगर की निवेश जोड़ी के बारे में सुना होगा, लेकिन 40 वर्ष पहले इस समूह में एक तीसरा सदस्य भी था, रिक कियरिन। वॉरेन, चार्ली और रिक ने साथ मिलकर निवेश किए और व्यवसाय प्रबंधकों के साक्षात्कार किए। फिर रिक जैसे कहीं गायब हो गए। कम से कम बफेट और मुंगेर की सफलता की तुलना में निवेश मोहनीश पबराई ने एक बार बफेट से पूछा था कि आखिर रिक को क्या हुआ। मोहनीश याद करते हुए कहते हैं, वॉरेन ने कहा, चार्ली और मैं हमेशा जानते थे कि हम बहुत धनवान बनेंगे। हम धनवान बनने की जल्दी में नहीं थे। हमें पता था कि ऐसा होगा। रिक भी हमारे बराबर ही होशियार था, बस वह जरा जल्दी में था। हुआ कुछ यूँ कि 1973 और 74 की गिरावट में रिक सीमांत ऋण से दबा हुआ था और उन 2 वर्षों में शेयर बाजार लगभग 70% नीचे चला गया। इसलिए उसे मार्जिन कॉल मिले। उसने अपने बर्कशायर स्टॉक
वॉरेन को बेच दिए। वॉरेन ने असल में कहा, मैंने रिक के बर्कशायर स्टॉक $40 प्रति एक से भी कम की दर में खरीदे। रिक बेचने पर मजबूर हुआ क्योंकि वह कर्ज में डूबा था। चार्ली वॉरेन और रिक धनवान होने में समान रूप से सफल थे, लेकिन वॉरेन और चार्ली के पास धनवान बने रहने का अतिरिक्त कौशल्य भी था और लंबे समय में यह कौशल्य सबसे अधिक मायने रखता है। नसीम तालिब ने इसका कुछ इस तरह उल्लेख किया, आगे बने रहने और उत्तरजीविता में अंतर है। पहले के लिए दूसरे की आवश्यकता होती है। आपको बर्बाद होने से बचे रहना है हर कीमत पर। उत्तरजीविता मानसिकता को वास्तविक संसार में लागू करने के लिए 3 बातों की परख आवश्यक है। 1. बड़े प्रतिफल चाहने से अधिक मैं आर्थिक रूप से अटूट होना चाहता हूँ, और अगर मैं अटूट हूँ, मुझे लगता है कि मुझे बड़े प्रतिफल मिलेंगे क्योंकि मैं अधिक समय तक टिका रहूँगा, जिससे कंपाउंडिंग अपना कमाल दिखा सके। बुल मार्केट के दौरान कोई भी नगद धन रोक कर नहीं रखना चाहता। वे ऐसी संपत्ति अधिकृत करना चाहते हैं जिसका मूल्य बहुत ऊपर जाए। बुल मार्केट के दौरान नकद धन रोकने से आप रूढ़िवादी दिख सकते हैं या ऐसा अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि उस समय आप तीव्रता से इस बात से अवगत हो जाते हैं कि अच्छा माल न लेकर आप कितना कुछ खो रहे हैं। कहिए कि नकद धन 1% की कमाई देता है और स्टॉक वार्षिक रूप से 10%। यह 9 का अंतर हर रोज आपको अंदर ही अंदर चुभता रहेगा। लेकिन अगर वही नकद धन आपको बियर मार्केट के दौरान अपने स्टॉक प्रतिवर्ष नहीं है, यह उसका कई गुना हो सकता है, क्योंकि एक बार की अंधाधुंध गलत समय की स्टॉक बिक्री को रोकने से आपको आजीवन प्रतिफल में अधिक लाभ भी मिल सकता है, बजाय दर्जनों बड़े स्टॉक खरीदने के। कंपाउंडिंग बड़े प्रतिफल पर निर्भर नहीं करती, मात्र अच्छे प्रतिफल जो बहुत लंबे समय तक टिके रहे, विशेषतः अस्तव्यस्तता और तबाही के बीच हमेशा जीत जाएंगे। 2. योजना बनाना आवश्यक है, लेकिन हर रोज का सबसे महत्वपूर्ण भाग यह है कि तब के लिए योजना बनाई जाए जब बनाई गई योजना काम न कर रही हो। वह क्या कहावत है, मेरे मन कुछ और है, कर्ता के कुछ और। आर्थिक और निवेश संबंधी नियोजन विकट होती है, क्योंकि यह आपको बताता है कि आपका वर्तमान आचरण औचित्य के दायरे में है या नहीं। लेकिन ऐसी कुछ ही योजनाएं होती हैं जो वास्तविक संसार में अपनी पहली मुठभेड़ के बाद टिक पाती है। अगर आप अगले 20 वर्षों के लिए अपनी आय, बचत, कर और प्रतिफल की योजना बना रहे हैं, उन सभी बड़ी घटनाओं के बारे में सोचिए जो पिछले 20 वर्षों में हुई है, जिनका कोई भी पूर्वानुमान नहीं लगा सकता। 11 दिसंबर आवास में उछाल और गिरावट, जिसके कारण लगभग 10 मिलियन अमेरिकी नागरिकों ने अपने घर गंवा दिए। आर्थिक संकट, जिसमें लगभग 9 बिलियन लोगों की नौकरी चली गई। रिकॉर्ड तोड़ देने वाली स्टॉक मार्केट की रैली और कोरोना वायरस, जिसने इस किताब के लिखे जाने के समय पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। कोई भी योजना तभी सफल कहलाती है जब वह वास्तविकता की मार झेल सके, और अनिश्चितता से बड़ा भविष्य हर किसी की वास्तविकता है। एक अच्छी योजना इस तथ्य को नहीं जुठलाती, बल्कि वह इसे अपनाती है और त्रुटियों के लिए स्थान बनाती है, जिनका अधिक आप किसी योजना के विशिष्ट पहलुओं को वास्तविक होते देखना चाहते हैं, उनका ही क्षीण आपका आर्थिक जीवन हो जाता है। अगर आपकी बचत योजना में त्रुटियों के लिए
इतना पर्याप्त स्थान कि आप यह कह सके कि अगर अगले 30 वर्षों तक मार्केट प्रतिफल 8% हो तो बहुत बढ़िया होगा, लेकिन अगर यह प्रतिफल 4% भी रहे तो भी मैं संभाल लूँगा। उतनी ही अधिक मूल्यवान आपकी योजना बन जाएगी। बहुत से निवेश इसलिए असफल नहीं होते कि वे गलत थे, बल्कि इसलिए कि वे एक ऐसी परिस्थिति में बस काफ़ी हद तक ठीक थे जहां चीज़ों को एकदम ठीक होने की आवश्यकता थी। त्रुटियों के लिए स्थान, जिसे अक्सर सुरक्षा सीमा कहा जाता है, वित्त में सबसे अगोचर बल है। यह कई रूप में पाया जाता है। एक मितव्ययिता बजट, नम्य सोच और एक अबद्ध समय रेखा, कुछ भी जो आपको विभिन्न नतीजों के साथ सुखपूर्वक रहने दे। यह रूढ़िवादी होने से अलग है। रूढ़िवादी होने का मतलब जोखिम के एक निश्चित स्तर से दूर रहना। सुरक्षा सीमा का मतलब जोखिम के एक स्तर पर अपनी उत्तरजीविता को संभालना को बढ़ाकर सफल होने की संभावना को बढ़ाना है। और इसका जादू कुछ ऐसा है कि जितनी अधिक आपकी सुरक्षा सीमा होगी, उतनी ही कम अनुकूल परिणाम हासिल करने की आपकी आवश्यकता है। 3. एक संतुलित व्यक्तित्व जो भविष्य को लेकर आशावादी हो, लेकिन भविष्य में पहुंचने के लिए रास्ते में आने वाली अड़चनों को लेकर आशंकित अत्यावश्यक है। आशावाद आमतौर पर इस धारणा के रूप में परिभाषित किया जाता है कि सब अच्छा होगा, लेकिन यह परिभाषा अधूरी है। विवेकपूर्ण आशावाद एक ऐसा धारणा है कि संयोगानुपात आपके पक्ष में है और चाहे बीच में कितनी भी विपत्ति का सामना करना पड़े, अंत में समय के साथ सब संतुलित होकर अच्छे परिणाम निकालेंगे। बल्कि आप यह जानते हैं कि बीच में विपत्ति तो आएगी ही। आप इस बात को लेकर आशावाद हो सकते हैं कि दीर्घकालीन विकास का वक्र रेखा सही रूप से ऊपर की ओर जा रही है, लेकिन समान रूप से अवगत भी कि अब और तब के बीच का रास्ता बारूदी सुरंगों से भरा है और हमेशा भरा रहेगा। ये दोनों बातें परस्पर अन्वयी नहीं है। यह अधारणा कि दीर्घकाल में कुछ उत्पन्न हो सकता है, भले ही लघु काल में हास्यास्पद लगे, यह सहजन्य नहीं है, लेकिन जीवन में अधिकतर चीज़ें ऐसी ही काम करती है। 20 की उम्र तक एक औसत व्यक्ति अपने मस्तिष्क के लगभग आधे अंतर्ग्रंथि संयोजन खो देता है, जो 2 वर्ष की उम्र में उसके मस्तिष्क में थे। जैसे जैसे अप्रभावी और अनावश्यक तंत्रिका पथ साफ होते जाते हैं, लेकिन एक औसत 20 वर्षीय व्यक्ति एक औसत 2 वर्षीय बच्चे की तुलना में अधिक होशियार होता है। प्रगति के साथ विनाश न सिर्फ संभव है, बल्कि यह अधिकता से छुटकारा पाने का एक प्रभावी तरीका भी है। कल्पना कीजिए, यदि आप एक बच्चे के माता पिता हैं और आप अपने बच्चे के मस्तिष्क के अंदर देख पाए। हर सुबह आप पाएंगे कि बच्चे के मस्तिष्क में अंतर्ग्रंथिनी संयोजन कम होते जा रहे हैं। आप घबरा जाएंगे, आप कहेंगे यह ठीक नहीं है, यहाँ तो क्षति और विनाश हो रहा है, हमें व्यवधान की आवश्यकता है, हमें डॉक्टर से मिलना होगा। लेकिन आप ऐसा नहीं करते। जो आप देख रहे हैं वह प्रगति का आम रास्ता है। अर्थव्यवस्था, मार्केट और करियर भी इसी प्रकार के पथ पर चलते हैं। क्षति के बीच विकास। पिछले 170 वर्षों में यूएस अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन कुछ इस तरह रहा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अवधारणा में क्या हुआ? आखिर कहाँ से शुरू करें? 9 बड़े युद्ध लड़ते हुए 1.3 बिलियन अमेरिकी मारे गए। कुल स्थापित की गई कंपनियों में लगभग 99.90% बंद हो गए। 4 यूएस राष्ट्रपतियों की हत्या कर दी गई। मात्र 1 वर्ष में लगभग 6,75,000 अमेरिकी फ्लू महामारी
में मर गए। 30 अलग अलग प्राकृतिक आपदाओं में प्रत्येक में कम से कम 400 अमेरिकी नागरिकों की मृत्यु हुई। 33 मंदियां कुल मिलाकर 48 वर्ष तक चली। उन मंदियों में से किसी एक का भी पूर्वानुमान करने वालों की संख्या 0 रही। स्टॉक मार्केट में किसी हाल ही की ऊंचाई से कम 102 बार 10% से अधिक की गिरावट आई। कम से कम 12 बार स्टॉक के मूल्यों में 1/3 की गिरावट आई। 20 अलग अलग वर्षों में वार्षिक मुद्रास्फीति 7% से पार हुई। गूगल के अनुसार आर्थिक निराशावाद ये शब्द कम से कम 29,000 बार समाचार पत्रों में छपे और 170 वर्षों में हमारा जीवन स्तर लगभग 20 गुना बढ़ा है। लेकिन मुश्किल से ऐसा कोई दिन गुजरा होगा जिसमें निराशावाद के लिए ठोस कारण न हो। एक ऐसी मानसिकता जो असुरक्षित होने के साथ साथ आशावादी भी हो, उसे बनाए रखना कठिन है, क्योंकि चीज़ों जो श्वेत और श्याम में देखना आसान है बजाय सूक्ष्मांतर को समझने के। लेकिन दीर्घकालीन आशावाद का लाभ उठाने के लिए आपको लघुकाल में असुरक्षित अनुभव करना आवश्यक है। जैसा लिवरमोर ने यह ठीक रूप से जाना, उन्होंने अच्छे दिनों को बुरे दिनों का अंत समझा। धनवान बनने के बाद उन्हें लगा कि धनवान बने रहना निश्चित था और वे अपराजेय थे। लगभग कुछ खो देने के बाद उन्होंने चिंतन करते हुए कहा, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि एक सट्टेबाज के लिए घमंड से बचे रहने की सीख पाने के लिए कोई भी कीमत इतनी बड़ी नहीं है। बहुत से उत्कृष्ट व्यक्तियों की बड़ी असफलताएं सीधी घमंड से जुड़ी हुई हो सकती है। यह एक महंगी बीमारी है। उन्होंने कहा, हर कहीं से लेकर हर किसी तक। आगे हम एक और पहलू देखेंगे समझने के लिए कि आपदा के बीच प्रगति को समझना इतना कठिन क्यों हो सकता है।